बांग्लादेश में खूनी इनकलाब ने शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज गुरूब कर दिया है। अवामी दबाव के आगे शेख हसीना वाजिद को सर झुकाना ही पड़ा और उनको अपने ओहदे से बरतरफ होना ही पड़ा है। दर हकीकत बांग्लादेशी अवाम हुकूमत की पॉलिसी से नाला थी, माशी नाइंसाफ़ी उरूज पर थी, बदउनवानी अपनी हदों को छू रही थी। फिर इसके अलावा शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को आमरीत से भी तशबीह दी जाती थी क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया। बांग्लादेश में हालिया आम इंतखाबात के वक्त शेख हसीना वाजिद ने अपने मुखालिफिन को ज़ेर एताब रखा, उन्हें सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का यह भी कहना है कि गुज़श्ता 15 सालों में 80 से ज़ायद अफराद, जिनमें से अक्सरियत हुकूमती नाकिदीन की है, वो लापता हो चुके हैं और उनके अहले खाना को उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। अब शेख हसीना वाजिद की आमिराना तर्ज सियासत ही थी जिसकी वजह से उनके खिलाफ अवाम में आहिस्ता आहिस्ता गम गुस्सा बढ़ने लगा और रही सही जो कसर है वो कोटा सिस्टम ने पूरी कर दी। और यही वजह है कि अवाम शेख हसीना वाजिद की रिहाइशगाह में दाखिल हो गए, जिस माशरे में माशी नाइंसाफ़ी हो तो वहाँ ऐसे इनकलाब बर्पा होते हैं जैसा कि बांग्लादेश में हुआ है। बड़ी गलती शेख हसीना वाजिद की हुकूमत से जो हुई वो ये थी कि उसने ताकत के ज़ोर पर अवामी एहतजाज को कुचलने की कोशिश की। शेख हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वालों को गद्दार कहा, मुजाहिरीन को दहशतगर्द कहा। जवाब में मुजाहिरीन का रद्द-ए-अमल फितरी था, जिन्होंने शेख हसीना वाजिद से इस्तीफे का मुतालबा किया और ये दबाव वक्त के साथ साथ इतना बढ़ गया कि शेख हसीना वाजिद अवामी गैज़ो गज़ब के आगे बेबस और लाचार दिखाई देने लगी। बांग्लादेशी हुकूमत के गुरूर ने खूनी फसाद बपा किया। जुलाई में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा की तहरीक में अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। शेख हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम में भी नाइंसाफ़ियों के उसूलों को अपनाए रखा। एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 80 लाख बांग्लादेशी नौजवान नौकरियों की तलाश में हैं। कम तालीम याफ्ता अफराद के मुकाबले में यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील अफराद में बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा है। बांग्लादेश तैयारशुदा कपड़ों की बरामदात का पावर हाउस बन गया है। यह मुल्क आलमी मंडी में तकरीबन 40 अरब डॉलर्स मालियत के कपड़े बरामद करता है। इस शोबे में 40 लाख से ज़ायद अफराद मुलाजमत करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर ख़वातीन हैं। लेकिन पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल के लिए फैक्ट्रियों की ये नौकरियाँ काफ़ी नहीं हैं। ऊपर से बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के हवाले से कोटा सिस्टम नाफिज था, जिसके तहत 56% नौकरियाँ तकसीम की जाती हैं, जिसके तहत 1971 की जंग में हिस्सा लेने वालों के बच्चों को 30%, खवातीन और मखसूस अजला के लिए 10% मुलाजमतों का कोटा मख्तस किया जाता है। और यही वजह थी कि बांग्लादेशी तलबा इस कोटा सिस्टम का खात्मा चाहते थे, लेकिन शेख हसीना ने ताकत के जोर पर उन्हें दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। शेख हसीना वाजिद पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि उन्होंने अपने करीबी लोगों को ही नवाजा। शेख हसीना वाजिद 2009 से स्ट्रेटेजिक तौर पर वाक़ई जनूबी एशियाई मुल्क पर हुकूमत कर रही थी। वो जनवरी में होने वाले 12वें आम इंतखाबात में मुसलसल चौथी बार और मजमूई तौर पर 5वीं मुद्दत के लिए मुंतखब हुई। अब 20 साल के इक़्तिदार में शेख हसीना वाजिद ने ताकत के ज़ोर पर आवाम को दबाने की कोशिश की, जिसका रद्द-ए-अमल ये निकला कि आज शेख हसीना वाजिद को फ़रार होकर भारत रवाना होना पड़ा। अहम और दिलचस्प बात यह थी कि बांग्लादेश की फ़ौज ने अवाम का साथ दिया और बांग्लादेशी फ़ौज ने शेख हसीना वाजिद को हुकूमत छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया। अगर यूँ कहा जाए कि शेख हसीना वाजिद की मुखालिफत में हवाओं का रुख हर समत में चलना शुरू हो गया तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ, अब बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज है और यहाँ उबरी हुकूमत का क़याम अमल में आएगा, जिसके बाद आम इंतखाबात कराकर नई मुंतखब हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। बहरहाल बांग्लादेशी अवाम आज बहुत खुश नजर आ रहे होंगे। यकीनी तौर पर यह बांग्लादेशी अवाम की फतह है। मुल्क में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरे शायद शेख हसीना के सियासी करियर का सबसे बड़ा चैलेंज थे और इससे कबल मुल्क में होने वाले इंतखाबात भी तनाज़ात का शिकार हुए थे। इन इंतखाबात के नतीजे में शेख हसीना की जमात लगातार चौथी मरतबा इक़्तिदार में आई थी। उनके इस्तीफ़े के मुतालबात किए जाते रहे, लेकिन शेख हसीना ने मज़ाहमत जारी रखी। अब शेख हसीना वाजिद के भारत जाने पर भी सवालात खड़े हो गए। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म ने भारत के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हमेशा अपना दोस्त कहा और बरमला एतराफ़ किया कि भारत की मदद से 1971 में पाकिस्तान को 2 लख्त करके बांग्लादेश का वजूद अमल में लाया गया था। इसके अलावा भी उनके कई इक़दामात को बांग्लादेशी अवाम भारत नवाज समझते थे और उन्हें पजीराई नहीं मिलती थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं को फांसी की सज़ा दी गई और इस पर अमल दरामद भी कराया गया, जबकि हाल ही में बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर पाबंदी भी आयद कर दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश की साबिक़ा वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से हर तरह के रवाबित भी बंद कर दिए थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि भारत नवाज होना भी शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार को नहीं बचा सका। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, बांग्लादेश में सिचुएशन जैसे इवॉल्व हुई है, डेवलपिंग सिचुएशन है खासी हद तक, इंटरिम गवर्नमेंट के क़याम की बात की है। अब ये कहिएगा, आप ये जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हुआ है, इमरजेंसी सिचुएशन है, ये शेख हसीना वाजिद को जो देखना पड़ा, ये भारत नवाज पॉलिसियों का नतीजा है या आप समझते हैं कि शेख हसीना वाजिद की अपनी जो अथॉरिटेरियन रिजीम थी, ये उसका खमियाजा उन्होंने आज भुगता है?
थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। एक तो उनका अथॉरिटेरियन वे ऑफ रूलिंग, और जिस तरीके से उन्होंने जनवरी में जो इंतखाबात हुए इस साल, जिस तरह उनको रिग किया, और फिर उनका जो एक प्रो भारत एक पॉलिसी रही है। लिटरली आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश को एक भारत की सैटेलाइट स्टेट बना दिया था। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसने, और फिर अपोजिशन, जिस तरह आपने कहा, जमात इस्लामी के लीडरों को फांसी भी दी और फिर उन पर पाबंदी भी आयद कर दी। इसी तरह भारत जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उनकी जो लीडर हैं खालिदा ज़िया, वो कई अरसे से घर में नज़रबंद भी हैं। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसने एक पॉलिटिकल सफोकेशन क्रिएट की एनवायरनमेंट में। और उसके बाद अगर पिछले कुछ माह से हम जानते हैं कि बांग्लादेश की इकॉनमी भी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जिसकी वजह से उनको IMF जाना पड़ा। तो तमाम फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और अगर आज भी मैं समझता हूँ कि शेख हसीना इस सारे मामले को ज़्यादा ज़ीरक अंदाज से, बेहतर अंदाज से हैंडल करती तो शायद ये ना होता। लेकिन चूँकि एक इलेक्शंस में धांधली और फिर अपने अपोजिशन को दबा के रखने वाली पॉलिसी, प्रो इंडिया एक एटीट्यूड, और पाकिस्तान के साथ भी किसी हद तक आप कह लीजिए सफारती ताल्लुकात तो हैं, लेकिन हमने कई बार मदऊ किया शेख हसीना को, पाकिस्तान दौरे पे आएँ, लेकिन उन्हें वो खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स कभी नहीं दिया। वो उसी 1971 का जो नैरेटिव है उसमें फंसी हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम वो फैक्टर्स हैं। और फिर चूँकि बांग्लादेश के लोग, जो यूथ है, 32 मिलियन पीपल आर अनएम्प्लॉयड देयर, तो यूथ का एक गम गुस्सा तो था ये कोटा सिस्टम को लेकर, और वो चाहते थे कि अब उस जो 1971 का जो नैरेटिव है उससे बाहर निकल कर बांग्लादेश को एक नई राह में डालें। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। देखिए, हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शेख हसीना वाजिद ने जिस अंदाज में वहाँ की फ़ौज को इस्तेमाल किया और जिस अंदाज में वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई, फ़ौज आवाम के आमने सामने आन खड़ी हुई। अब चीफ ऑफ द जिन्होंने हाल ही में वकारुज़्ज़मान साहब ने बतौर आर्मी चीफ ओहदा संभाला है, उन्होंने शेख हसीना वाजिद की मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। आपको लगता है कि अब ये जो इस वक्त सेटअप है, ये वहाँ के अवाम के गमो गुस्से को ठंडा कर पाएगा, वहाँ के लोगों को काम डाउन कर पाएगा, इससे टेम्परेचर नीचे आएगा, मामला संभलेगा बांग्लादेश के लिए? इट शुड हेल्प इन माई व्यू, क्योंकि अब फौज ने बहरहाल अपने आप को डिस्टेंस तो किया है अवामी लीग से और शेख हसीना से। और अगर जो भी इंटरम सेटअप आता है, अब हम नहीं जानते कि वो कितने अरसे के लिए है, आया वो एक तवील मुद्दत के लिए होता है, जिस तरह माजी में भी हम देखते रहे हैं। ये कू तो नहीं है, क्योंकि अगर जो है जनरल जो इक़्तिदार है अपने हाथों में लें, इसलिए उन्होंने सदर से मुलाकात भी की। तो लगता यही है कि एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आप कह लें। देखना यह है कि जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस सेटअप का हिस्सा बनते हैं कि नहीं बनते। अगर ये हिस्सा बन जाएं तो शायद ये फिर एक तवील अरसे के लिए केयर टेकर या ट्रांजिशनल सेटअप हो, जिस तरह माजी में भी बनता रहा है टेक्नोक्रेट्स का एक सेटअप। लेकिन अगर ये कुछ मुद्दत के लिए हुआ तो मुमकिन है कि ये सिर्फ टेक्नोक्रेट्स तक महदूद रहे। और आवाम का गम गुस्सा चूँकि शेख हसीना की जानिब था, इस वजह से मैं नहीं समझता कि ये जो मज़ीद है ये मामला बिगड़ेंगे। मेरा अपना ख्याल यही है कि मामला अब बेहतर हो जाएंगे, अब प्रोवाइडेड कि आर्मी जो है वो तमाम जितने दूसरे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चले। और अगर वो ऑन बोर्ड होंगे तो कोई वजह नहीं है कि मामलात बांग्लादेश के लिए बेहतर हो। देखिए, जिस अंदाज में बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, लगता यह है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री है, इट वाज वेरी मच हैंड्स इन हैंड्स विद शेख हसीना वाजिद, और बड़े ब्रूटली पॉलिटिकल अपोनेंट्स को ना सिर्फ कॉर्नर्ड किया गया, उनको सजाएं दी गई, ये सब हुआ। आपको लगता है कि अब जब ये फ़ौज के हाथ में है तो क्या खालिदा ज़िया की नज़रबंदी को ख़त्म कर दिया जाएगा, जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी ख़त्म हो जाएगी, वो कवानीन अबॉलिश हो जाएंगे? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अवामी लीग जो है वो शेख हसीना ही थी। शेख हसीना चूँकि अथॉरिटेरियन, जिसका मैंने पहले अर्ज़ किया, माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रही थी, तो उन्होंने सेकंड टियर लीडरशिप तैयार नहीं की। और अवामी लीग के अंदर भी एक बड़ा खला पैदा हो गया है शेख हसीना की जाने की वजह से।